हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कल वाली जो वीडियो है चैप्टर 4 की केमिकल काइनेटिक्स आपको समझ में आ गई होगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग, हमें देखने थे फैक्टर्स अफेक्टिंग या इन्फ्लुएंसिंग भी आप बोल सकते हो, किसको, ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये देखना है हमें। अभी फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं, मैंने 4 आपको बताए थे याद करने के लिए, लर्न करने के लिए, कि आप लर्न कर सकते हो शॉर्टकट तरीके से, CPCT की तरीके से, है ना। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कंसंट्रेशन का। ठीक है, कंसंट्रेशन का क्या इफ़ेक्ट होता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पे, मतलब उसकी रेट बढ़ती है, घटती है, क्या होता है। तो हमेशा याद रखिए कि रेट ऑफ जो रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कंसंट्रेशन के। ठीक है, कंसंट्रेशन भी किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, क्योंकि रिएक्टेंट यहाँ पे क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे। तो कंसंट्रेशन अगर हम रिएक्टेंट की क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का वही सिंबल ऊपर की तरफ होगा एरो। अगर कंसंट्रेशन हम बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी, मतलब टाइम उसका बोल सकते हो आप जल्दी होगा। कंसंट्रेशन कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन के बेसिस पे डिपेंड करता है। तो ये अगर आप जैसे कि इसका एग्जांपल हम लेते हैं तो कि मान लीजिए आपका एग्जांपल आप ले लेते हो वुड। ठीक है, वुड ले लिया आपने, वुड को आप क्या करोगे, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे। ठीक है, मतलब बर्निंग ऑफ वुड आप बोल सकते हो। क्या हो गया ये, बर्निंग ऑफ वुड। तो क्या होगा, ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन में, कंसंट्रेशन किसकी, ऑक्सीजन की, अगर ज़्यादा होगी तो वुड उतनी जल्दी बर्न होगा, और कंसंट्रेशन अगर ऑक्सीजन की कम होगी तो वुड उतनी ही देर में बर्न होगा। तो ये आप एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, कंसंट्रेशन के बाद आते हैं हम टेम्परेचर पे। टेम्परेचर ओब्वियसली, टेम्परेचर मतलब हो गया आपका हीट। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी रिएक्शन को हीट कर देते हो तो रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है, और अगर टेम्परेचर घटा देते हो तो रिएक्शन की रेट घट जाती है। मतलब ये भी क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टेम्परेचर के। ठीक है ना। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड पॉइंट आपका क्या था, कैटलिस्ट ले लेते हैं हम। कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं बट पार्टिसिपेट नहीं करते। दोज कंपाउंड्स या दोज एलिमेंट्स और दोज सब्सटेंस विच कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन बट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, दीज आर नोन एज कैटलिस्ट। तो ये कैटलिस्ट कहलाते हैं। कैटलिस्ट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप ले सकते हो, इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस होने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, लेकिन कैटलिस्ट अगर नहीं होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगी। जैसे कि हम ले सकते हैं हाइड्रोजन, H2 और O2। ठीक है, इन दोनों की हम रिएक्शन कराते हैं तो अगर नॉर्मली देखेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं कर पाएगा, लेकिन वहीं हम क्या कर देंगे, प्लेटिनम कैटलिस्ट रख देते हैं। प्लेटिनम क्या है, एक कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, कैटलिस्ट अगर हमने यहाँ पे रख दिया तो क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जल्दी रिएक्शन करके H2O2 या बना सकता है या फिर H2O बना सकता है। तो ये कैटलिस्ट का एग्जाम्पल हुआ। फिर इसके बाद फोर्थ देखते हैं हम। फोर्थ आप का क्या होगा, कैटलिस्ट हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर। प्रेशर क्या था, प्रेशर ऑब्वियसली किसी भी चीज़ को प्रेशर जनरली देखने को किस में मिलेगा, प्रेशर हमेशा गैस पे लगता है। तो गैस के लिए हम यूज़ करेंगे, लिक्विड में भी हो सकता है, सॉलिड पे नहीं होगा। गैसेस में जनरली देखने को मिलेगा प्रेशर। जैसे ही आप किसी भी गैस का, किसी भी कंटेनर में गैस का प्रेशर अगर आप बढ़ाओगे तो वॉल्यूम तो क्या होगा, उसका डिक्रीज़ होगा, और कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज़। कंसंट्रेशन बढ़ी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। मतलब आप बोल सकते हो प्रेशर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, या रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन भी, या रेट ऑफ रिएक्शन सॉरी, बढ़ेगी। फिफ्थ है आपका, फिफ्थ था सरफेस एरिया। सरफेस एरिया था।
सरफेस एरिया का मतलब क्या होगा, जितना एरिया वो कवर कर रहा है। तो सरफेस एरिया में अगर सरफेस एरिया ज़्यादा बड़ा होगा आपका तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्वियसली बहुत अच्छे से हो जाएगी, और सरफेस एरिया जितना छोटा रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी कम होगी। जैसे कि हम ले लेते हैं वुडन के जो लॉग्स होते हैं, वुडन लॉग्स जो होते हैं बड़े बड़े, अगर वो लेते हैं, वुड का लॉग ले लिया आपने बड़ा, तो उसको अगर आप जलाओगे या बर्न करोगे तो वो बहुत देर में बर्न होगा। लेकिन वहीं अगर आप क्या करोगे, छोटी छोटी वुडन की चिप्स ले लोगे, छोटे छोटे कर दोगे, तो वो जल्दी बर्न हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनका सरफेस एरिया क्या है, बढ़ गया, और वुडन लॉग बहुत बड़ा था तो सरफेस एरिया उसका कम था। तो इसलिए आप बोल सकते हो कि सरफेस एरिया भी जो है, सरफेस एरिया जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन के। ठीक है, सरफेस एरिया बड़ा होगा रेट ऑफ रिएक्शन बड़ी होगी, सरफेस एरिया कम होगा रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। इसके बाद 6 पॉइंट क्या था आपका, 6 यहाँ लिख देती हूँ मैं। 6 था आपका सरफेस एरिया, रेडिएशन। ठीक है ना, रेडिएशन था। रेडिएशंस मतलब अगर कोई भी रिएक्शन किसके, रेडिएशंस की, लाइट की प्रेजेंस में होगी तो उसको पहले तो आप याद रखो क्या बोलोगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलोगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन अगर रेडिएशन की प्रेजेंस में होगी तो उसको बोला जाएगा फोटोकेमिकल रिएक्शन। और रेडिएशन की प्रेजेंस में ऑब्वियसली आपको पता है अगर रेडिएशन की प्रेजेंस में रिएक्शंस होंगी तो कैसी होंगी, फास्ट होंगी। अच्छा, फास्ट होंगी डिपेंड करता है कुछ रेडिएशंस के नेचर पे भी। कैसे कि जैसे कि अगर आप यूवी लाइट ले लो, ठीक है, आपने क्या ली, यूवी लाइट ले ली, तो अगर इसकी प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराओगे तो जल्दी हो जाएगी। वहीं अगर आप इंफ्रारेड ले लोगे तो क्या होगा, इंफ्रारेड लाइट की प्रेजेंस में, रेडिएशन की प्रेजेंस में जो रिएक्शंस हैं वो कम होंगी। क्यों? क्योंकि ये जनरली 60 किलो जूल की एनर्जी निकालती हैं रिएक्शंस को कंप्लीट कराने में। हमें पता है रिएक्शंस कैसे होती हैं रेडिएशंस की प्रेजेंस में। रेडिएशन अगर किसी भी मेटल सरफेस पे या कंपाउंड पे पड़ती है तो वो फोटोन के फॉर्म में पड़ती है, और फोटोन के फॉर्म में वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो रेडिएशंस की प्रेजेंस में जैसे कि हम ले लेते हैं हाइड्रोजन और एग्जाम्पल के लिए क्लोरीन। ठीक है, अगर आप इसको एब्सेंस ऑफ लाइट में कराओगे, मतलब यहाँ पे लाइट अगर प्रेजेंट नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं करेंगे। वहीं अगर आपने क्या कर दिया, यूवी लाइट या लाइट नॉर्मल रख दी तो HCl जल्दी से तुरंत बन जाएगा, विग्रस तरीके से बन जाएगा। तो इस तरीके से जो रिएक्शंस होंगी रेडिएशंस की, मतलब ये भी आप बोल सकते हो कि कुछ रेडिएशंस की प्रेजेंस में रिएक्शन फास्ट होती हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, कुछ रेडिएशंस की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन स्लो रहती है। ये जो रहता है ये 420 किलो जूल की एनर्जी निकालती हैं ये यूवी रेडिएशंस जो होती हैं, ये याद रखिएगा। इसके बाद 7th हमारा लास्ट पॉइंट क्या था, लास्ट था हमारा नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, है ना, यही था। जो भी रिएक्टेंट बन रहा है या प्रोडक्ट बन रहा है उसके नेचर पर डिपेंड करेगी। अगर रिएक्टेंट कैसे होंगे, हार्ड होंगे, सॉलिड होंगे, मतलब बोल सकते हो आपके क्या होता है कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट में जनरली क्या होगा कि जब रिएक्टेंट क्या होता है, टूटता है, तो पुराने बॉन्ड जितने भी बॉन्ड्स होते हैं पुराने वो सारे टूटते हैं और नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण प्रोडक्ट बनने में आसानी नहीं होती है। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट में जैसे कि हम नाइट्रिक एसिड लेते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड लेते हैं और इसकी रिएक्शन या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बोल सकते हो, उसकी रिएक्शन हम कैसे कराते हैं, ऑक्सीजन से। तो ये बनाया इसने NO2। तो जब इसमें क्या होगा, अगर ये ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करती है तो ये रिएक्शन कैसी होती है, फास्ट। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाने में बहुत ज़्यादा रैपिडली बॉन्ड बना लेती है, न्यू बॉन्ड फॉर्म कर लेती है। वहीं अगर हम देखें क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड है और उसकी रिएक्शन हम करा देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए, तो ये रिएक्शन कैसी होगी, स्लो। क्यों? क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करने में बहुत टाइम लगाता है, ये स्लो होती है। तो ये एक आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट का ही एग्जाम्पल हुआ कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स या एलिमेंट्स होते हैं जिनको पुराने बॉन्ड जब टूटते हैं तो उसमें टाइम लगता है, और नए बॉन्ड जब बनते हैं तो वो बनाने में भी टाइम लगता है। तो इसलिए नेचर ऑफ रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग आप उसको टोटली बोल सकते हो कि डिपेंड्स ऑन दी ओल्ड बॉन्ड और न्यू बॉन्ड। तो ये आपके थे क्या थे, ये रेट अफेक्टिंग
जो रेट पे अफेक्ट कर रहे थे, केमिकल रिएक्शन की रेट पे अफेक्ट कर रहे थे कुछ फैक्टर्स। ये 7 फैक्टर्स जनरली आप याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? लॉ ऑफ मास एक्शन ये एक छोटा सा लॉ है, जनरली एक टर्मिनोलॉजी है। लॉ ऑफ मास एक्शन जनरली डिपेंड करता है किस पे? मोलार कंसंट्रेशन पे। मैंने पहले भी बताया है केमिकल रिएक्शन जनरली कंसंट्रेशन पे ही बेस्ड है, तो ये क्या है? मोलार कंसंट्रेशन पे बेस्ड है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये इसमें क्या बताया गया था कि जो आपका रिएक्टेंट है या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, जब भी वो रिएक्ट करेगी, जैसे कि आपके जो रिएक्टेंट है, आपने ए लिया और बी लिया, दोनों को रिएक्ट कराया, तो वो क्या होगा? इक्वल होगा टू द मोलार कंसंट्रेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ द ये इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। और अगर आप इसको और अच्छे से लिखना चाहोगे, ए और बी, तो ये आपका हो गया रिएक्टेंट, ठीक है, ये आपका क्या बन गया? प्रोडक्ट। लेकिन इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 2 है। अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ए प्लस बी, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो रेट के इज इक्वल्स टू रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऐसे करके ए बी, या आप ऐसे भी लिख सकते हो मोलार कंसंट्रेशन के। जब आप ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाओगे तो यहाँ पे आएगा के, स्मॉल के, और ए बी रहेगा। स्मॉल के जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा? रेट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन। मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ द रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट ऑफ द जो भी आपका सब्स्टिट्यूट या सब्सटेंस बन रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, और उसको ऐसे लिखा जा सकता है। ये है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन। इसके बाद हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कि किस तरीके से, किस फॉर्म में रिएक्शंस होती हैं। अपना न्यू टॉपिक क्या था? मैंने कल भी बताया था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब ये नहीं कि किस ऑर्डर में हो रही है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है जिसमें क्या होता है, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, तो वो कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें जनरली जो पार्ट करते हैं, आयंस हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है, या एटम्स हो गए, ये जनरली क्या होते हैं? ये पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की? कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ इक्वल टू दी, किसके इक्वल टू दी? आप बोल सकते हो सम ऑफ ऑल एक्सपोनेंट, ठीक है, एक्सपोनेंट of reactant sum of all exponent of concentration raised in the reaction, ठीक है। मतलब जो रिएक्शन है, अगर कोई भी हम रिएक्शन करा रहे हैं, उस रिएक्शन में जो कंसंट्रेशन है आयंस की, मॉलिक्यूल्स की या एटम्स की, वो जो भी कंसंट्रेशन है रेज्ड होती है, उसमें क्या होता है? उसके जो एक्सपोनेंट्स होते हैं उनका टोटल क्या बोल सकते हो आप? सम ऑफ बोल सकते हो। एक और डेफिनेशन इसकी क्या दे सकते हो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच टेक पार्ट in the chemical reaction is equal to the change in molecules during the reaction, ठीक है। मतलब क्या
कि जितने भी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, वो इक्वल होते हैं चेंज इन दी मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग दी, मतलब कि जितना भी मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो भी किसके, रिएक्टेंट के और कंसनट्रेशंस के अकॉर्डिंग हम लोग ले रहे हैं। तो जितने भी मॉलिक्यूल उसमें जैसे कि 4 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उन 4 मॉलिक्यूल में कितना चेंज आ रहा है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है, होल नंबर में भी हो सकता है, ठीक है, इसको होल नंबर में भी इसकी वैल्यू आ सकती है और फ्रैक्शनल में भी आ सकती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव वाइज में पूछा जा सकता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी 0, होल नंबर, फ्रैक्शनल और कैसा हो सकता है। तो 3 तरीके का हो सकता है, 0 हो सकता है, होल नंबर हो सकता है या फिर फ्रैक्शनल में आ सकता है। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है किस पे? रिएक्टेंट पे, याद रखिएगा। और रिएक्टेंट की किस पे? कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिया P, ठीक है, P नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स है, कंसंट्रेशन P अपन ने ले लिया, फिर A हो गया, फिर अपन P के बाद ले लेते हैं QB प्लस ले लेते हैं RC इजिकल्स टू क्या बन रहा है यहाँ पे? प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अगर हमको इसको कैसे लिखना है? रेट ऑफ रिएक्शन वाले फॉर्मूले में लिखना है। हमें पता है रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? dx अपॉन dt, और यहाँ पे क्या आता है? नेगेटिव का साइन। लेकिन जब हम इसको इसको कांस्टेंट को हटाते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? इस साइन को मैंने कल भी बताया था, इसको क्या बोला जाता है? रेट कांस्टेंट या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। अब इसको हटाएंगे हम तो कैसे लिख सकते हैं? R इजिकल्स टू स्मॉल k, ये आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा। सॉरी, इसको नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे k को, ये तो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, ठीक है, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे आपका रेट कांस्टेंट, ठीक है, ये आपका रेट कांस्टेंट हो गया। और फिर कैसे लिख सकते हैं अपन? माइनस dx अपॉन dt। लेकिन ये तो क्या हुआ? ये हमारा फॉर्मूला था। अब फॉर्मूले में जब हम वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू कैसे पुट करेंगे? dx लिख रहे हैं हम, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या करना है? हमें सिर्फ रिएक्टेंट को देखना है, हमें प्रोडक्ट से मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है? यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में रिएक्टेंट से मतलब है। तो हम रेट इजिकल्स टू कैसे लिख सकते हैं? रेट इजिकल्स टू k, ठीक है, ये आपका k हो गया। अब अपना क्या है? 1 2 3, अपन ने 3 तरीके के मॉलिक्यूल लिए हैं। तो मॉलिक्यूल को मैंने बताया था, या जो भी एलिमेंट्स वो हमेशा कैसे लिखाएंगे? ब्रैकेट में लिखाएंगे, जिसको मोलार कंसंट्रेशन में लिखते हैं हम। B आ जाएगा आपकी मोलार कंसंट्रेशन में, C आ जाएगा मोलार कंसंट्रेशन में। अब P Q R जो हैं ये क्या हो जाएंगे आपके? ये हो जाएंगे इस तरीके से ऊपर एक्सपोनेंट के फॉर्म में आ जाएंगे। अब अगर हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में लिखना है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिनोट किया जाता है किससे? N से। N का मतलब हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? N। तो N इज इक्वल टू क्या बोला है? सम ऑफ ऑल एक्सपोनेंट, ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेज इन दी रिएक्शन। तो हम एक्सपोनेंट क्या क्या है हमारे? P है प्लस Q है प्लस C है, सॉरी R है, ये आपका R है। तो ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगा? जितने भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट के मोल्स या आप बोल सकते हो एटम्स, मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ आइटम्स मॉलिक्यूल यूज़ किए जा रहे हैं, उन सब का एडिशन करके ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला जाता है। दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम लोग देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है, हमने अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखा, अब हम देखते हैं मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन जो बेस्ड होती है, जैसे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस पे बेस्ड थी? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे। लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन किस पे बेस्ड रहेगी? आपकी नंबर ऑफ आयंस पे, ठीक है। उसमें भी आयंस, मॉलिक्यूल्स और एटम्स थे, लेकिन उसमें क्या हो रहा था? कंसंट्रेशन ज़्यादा मेन रोल प्ले कर रही थी। यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तीनों ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जब ये तीनों आपस में साइमल्टेनियसली क्या करते हैं? साइमल्टेनियसली कोलाइड करते हैं। क्या करते हैं? साइमल्टेनियसली कोलाइड करते हैं।
तो उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। मतलब इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आयंस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इट डिपेंड्स, ठीक है, ऑन नंबर ऑफ आयंस, मॉलिक्यूल्स, आइटम्स विच कोलाइड टुगेदर, ठीक है, जब वो साइमल्टेनियसली कोलाइड टुगेदर करते हैं तो दैट इज़ नोन एज मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन जैसे वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमने देखा था कि वो क्या होती है, ज़ीरो हो सकती है, फ्रैक्शनल हो सकती है, ये देखा था हमने, ठीक है, और होल नंबर हो सकती है, लेकिन ये नहीं होती है। ये जो होती है ये कैन नॉट बी, हमेशा याद रखिएगा, ये ज़ीरो नहीं होगी, इसकी वैल्यू कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगी, होल नंबर नहीं होगी। ये हमेशा कैसी होती है, इंटीजर के फॉर्म में होती है, ये हमेशा इंटीजर या फिर आप बोल सकते हो नेचुरल नंबर के, ठीक है, नेचुरल नंबर के फॉर्म में इसकी वैल्यू आती है, ये याद रखिएगा। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शंस में क्या होता है, सेवरल स्टेप्स होती हैं। क्या होती हैं, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन में सेवरल स्टेप्स होती हैं। मतलब ये जो होती है ये बेस्ड किस पे होती है, जनरली आपकी मैकेनिज़्म पे, ठीक है, किस पे बेस्ड होती है, मैकेनिज़्म पे। मतलब कि जो रिएक्शन आप करा रहे हैं उसकी क्या मैकेनिज़्म रहेगी, किस तरीके से होगी, कौन कितनी स्टेप्स में फॉलो होगी, तो ये मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन होती है। अच्छा, ये क्या होती है, ये 3 टाइप्स की होती है। ये क्या होती है, 3 टाइप्स की होती है। टाइप्स देख लेते हैं इसके। टाइप्स में पहली होती है क्या, ये यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है, फिर होती है सेकंड आपकी बायमॉलिक्यूलर, बायमॉलिक्यूलर, और थर्ड होती है आपकी ट्राइमॉलिक्यूलर, ठीक है, और भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे कि अब यूनिमॉलिक्यूलर है तो यूनिमॉलिक्यूलर का एग्जांपल आप क्या दोगे, यूनिमॉलिक्यूलर में जिसमें सिंगल मॉलिक्यूल का यूज़ किया जाए, जैसे कि H2O2, जब ये टूटेगा तो H2O में टूटेगा प्लस कुछ हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के रिलीज़ कर देगा, तो ये कहलाएगा यूनिमॉलिक्यूलर। जब 2 मॉलिक्यूल आपस में यूज़ हों, जैसे कि 2 हाइड्रोजन और आयोडीन, ये हमने ले लिया तो ये H2 प्लस आयोडीन गैस ये लिख ली, तो ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2, मतलब 2 अलग अलग मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं 2 मॉलिक्यूल के हिसाब से, तो नंबर के हिसाब से, तो उसको क्या बोलेंगे आप, बायमॉलिक्यूलर। और अगर अपन ट्राइमॉलिक्यूलर लेते हैं तो ट्राइमॉलिक्यूल में जैसे NO हमने ले लिया प्लस उसकी रिएक्शन हमने O2 से करा दी, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या बनाएगा, NO2 बनाएगा, और इसको बैलेंस आप कर लीजिएगा। तो इस तरीके से मतलब ये होता है, मतलब नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे ही होता है। स्टेप्स याद रखिएगा, क्योंकि क्या होता है इसमें आपको जनरली डिफरेंस पूछा जाता है। डिफरेंस कैसे पूछा जाएगा, एज कंपेयर टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, बेस्ड होती है किस पे, मैकेनिज्म पे। सेवरल स्टेप फॉलो होती हैं, इसमें नंबर ऑफ़ आयंस जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो साइमल्टेनियसली जब कोलाइड करते हैं तो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन होती है। ये कभी भी ज़ीरो, फ्रैक्शनल, होल नंबर नहीं होती, ये हमेशा कैसी होती है, इंटीजर या फिर नेचुरल नंबर के फॉर्म में होती है। और इसमें 3 टाइप्स होते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर, बायमॉलिक्यूलर, ट्राइमॉलिक्यूलर। अच्छा, इसमें सेवरल स्टेप्स होने के कारण इसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और इसमें जो भी स्टेप्स होती हैं, लाइक 1, 2, 3, इस तरीके से जो स्टेप्स होती हैं, उन स्टेप्स को एलिमेंट्री रिएक्शन क्या कहा जाता है। क्या क्या जाता है, एलिमेंट्री रिएक्शन। मतलब हर एक स्टेप को एलिमेंट्री कहा जाएगा, और जब वो स्टेप्स फॉलो होती हैं तो उनको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये कहलाता है आपको मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। इसको हमेशा जनरली डिफरेंस में पूछा जाता है, आप याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। ये 0 ऑर्डर रिएक्शन, अभी हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी देखा। अब हम देखेंगे 0 ऑर्डर रिएक्शन, और एक होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। 0 ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, 0 ऑर्डर रिएक्शन विच does not depend on the concentration
अभी तक की जितनी भी हम देखते आ रहे थे वो क्या थी, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे डिपेंड करती आ रही थी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, विच डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब यहाँ पे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन जो रहेगी वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। इट मीन्स कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी भी हो वो हमेशा वैल्यू जो आएगी वो ज़ीरो आएगी। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को जैसे लिखते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा। अगर हम इसको एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जैसे कि हमने ए से प्रोडक्ट बी बनाया, ठीक है, कुछ भी बना, बी बना, तो इस पे रिएक्टेंट पे डिपेंड करती थी वैल्यू हमारी। अब क्या है, इस पे डिपेंड नहीं करेगी, इसकी जो वैल्यू रहेगी, रेट जो रहेगी, रेट हम लोग ऐसे लिखते हैं dx/dt, ठीक है, माइनस का साइन लगाते हैं, जब ये हटाते हैं तो क्या बनता है, रेट इज इक्वल्स टू होता है अपना k, और यहाँ पे आ जाता है आपका क्या, ये dx/dt, इस तरीके से आता है। अभी हमें dx dt नहीं लिखना है, अभी हमें रेट के अकॉर्डिंग लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, a लिखेंगे और पावर में क्या रहेगी, ज़ीरो, तो वैल्यू क्या रहेगी, k रहेगी। मतलब ये हमेशा जो रहेगी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन वो कैसी रहेगी, ज़ीरो रहेगी। क्यों, क्योंकि ये डज़ नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रहती है, और इसकी जो पावर रहती है वो हमेशा, जो एक्सपोनेंशियल पावर रहती है रिएक्टेंट की, वो हमेशा कैसी रहती है, ज़ीरो। अब आते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जो कि इसमें क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, रेट ऑफ रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फर्स्ट पावर ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, हम रिएक्शन करा रहे हैं, हमने रिएक्शन कराई, मान लीजिए ए है, ए से क्या बना, बी बना, प्रोडक्ट बन गया, रिएक्शन हो गई। इसकी जो पावर रहेगी फर्स्ट पावर, अब यहाँ पे फर्स्ट पावर बोला है तो ए प्लस बी दो हो सकते हैं, या तो आप ए लोगे या तो आप बी लोगे, मतलब ए से बी जो भी बन रहा है प्रोडक्ट बनेगा, तो इसमें जो ए की पावर रहेगी या तो उसके इक्वल रहेगी रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या फिर बी के इक्वल रहेगी। तो इसको हम लिख सकते हैं आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या डायरेक्ट लिख लीजिए आप के या तो ए के इक्वल रहेगी और या तो फिर वो बी के इक्वल रहेगी। तो ये कहलाता है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको आप डिफरेंशिएशन वगैरह भी करके निकाला गया है आगे, वो इतना मैंडेटरी नहीं है, जस्ट आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछा जा सकता है इन दोनों में से कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, या डेफिनेशन 2 नंबर के उसमें पूछ सकते हैं। तो ये इतना ज़्यादा आपको नहीं आएगी, बस आप इसकी डेफिनेशन याद रखिए कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती हैं, जो कि कंसंट्रेशन पे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती हैं। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो रहती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, फर्स्ट पावर ऑफ द रिएक्शन की या रिएक्टेंट की। ठीक है, फर्स्ट पावर ऑफ द रिएक्टेंट मतलब आपका कोई भी रिएक्टेंट है, ए बी सी कितने भी होंगे, उसमें से आप कोई भी एक लोगे, उसकी एक पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये है आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आओ अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकाला जा सकता है। हाफ लाइफ मतलब उसकी आधी लाइफ, बोल सकते हो आप क्या, 50%। ठीक है, 50% क्या हो, 50% जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, मतलब द टाइम, आप बोल सकते हो टाइम 50% ऑफ द रिएक्शन इज़ कंप्लीटेड, मतलब वो टाइम जहाँ पे क्या हो कि रिएक्शन 50% कैसी हो, कंप्लीट हो जाए, दैट इज़ नोन एज हाफ लाइफ पीरियड। या आप बोल सकते हो कि 50% आप क्या बोल सकते हो कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो 50% तक ख़त्म हो चुके हैं, या उसमें 50% तक क्या बोल सकते हो आप कि रिएक्शंस हो चुकी हैं, तो उसी को बोला जाता है हाफ लाइफ पीरियड। इसको हमेशा जो डिनोट किया जाता है वो टी नीचे हाफ ऐसे स्मॉल टी से डिनोट किया जाता है, और इसमें नीचे हाफ लिखा जाता है। इसकी जो वैल्यू निकाली जाती है, इसकी हमेशा जो वैल्यू आती है वो 0.693 अपॉन में लैम्डा करके आती है। ये इसका एक फार्मूला होता है। इस बेसिस पे क्या होता है, बहुत सारे रेडियो एक्टिव डिके, हमने जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे, ठीक है, रेडियो एक्टिव
एलिमेंट्स जो थे उनका क्या करा हमने, डिकेइंग देखा कि किस तरीके से उनको जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो किस तरीके से डिसइंटीग्रेट होते हैं, किस तरीके से वो खुद ब खुद उनमें से रेडिएशंस वगैरह निकलती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो पॉसिबल हो पाई वो हाफ लाइफ पीरियड के बेसिस पे हो पाई। इसका सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जितने भी डेड या फिर जो डिकेइंग जो पुराने जो होते हैं, आप बोल सकते हो फॉसिल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी फॉसिल्स होते हैं उनकी हम क्या कर सकते हैं, एज पता कर सकते हैं। एज कैसे पता कर सकते हैं, जब आपको हाफ लाइफ पीरियड पता होगा। हाफ लाइफ पीरियड का वैल्यू हमने आपको बता दिया। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो डिके हो रहे थे उसके बेसिस पे हमने क्या किया, एक कॉस्मिक रेज़ का हमने बम्बार्टमेंट कराया, ठीक है, बम्बार्टमेंट कराया। किस पे कराया, वो भी नाइट्रोजन पे, ठीक है, नाइट्रोजन पे हमने नाइट्रोजन पे बम्बार्टमेंट कराया, नाइट्रोजन 14 लिया और इसका हमने बम्बार्टमेंट कॉस्मिक रेज के साथ कराया। ये आपकी कॉस्मिक रेज हैं। तो इसने क्या किया, इसने एक हम बोल सकते हैं एक आइसोटोप दिया कार्बन 14। वैसे तो कार्बन कितना रहता है, सी हमारा 6 नीचे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हमारा कितना रहता है 12, लेकिन ये क्या दिया, इसने एक आइसोटोप दिया, ठीक है। आइसोटोप देने के कारण क्या हुआ, ये यूनिवर्सल फार्मूला बन गया कि जो C14 है वो क्या करेंगे, कार्बन डेटिंग, इसको क्या बोला जाता है, कार्बन डेटिंग बोला जाता है। इसके बेसिस पर आप क्या करोगे, किसी भी फॉसिल की, पुराने प्लांट की, किसी भी डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म की एज पता कर पाओगे। C14 की जो वैल्यू होती है, C14 की जो वैल्यू होती है वो हमेशा होती है 5770। इसके बेसिस पे हम किसी भी प्लांट की या फिर उसकी आप बोल सकते हो मतलब आपको ये याद रखना है प्लस C14 की वैल्यू याद रखनी है। इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आप किसी भी प्लांट की, किसी भी उसकी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म की या फिर आप बोल सकते हो फॉसिल की एज पता कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट यही है। पहला कि हाफ लाइफ पीरियड जो होता है 50% क्या होता है, रिएक्शन की रेट, जो रिएक्शन होती है वो कंप्लीट हो जाती है, उसको हाफ लाइफ पीरियड बोला जाता है। इसको हमेशा डिनोट T हाफ से किया जाता है जो कि इक्वल होता है 0.693 अपॉन लैम्डा के, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, हाफ लाइफ पीरियड के बेसिस पे हमने जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे लाइक रेडियम हुआ, यूरेनियम हुआ, ये सारे इनके जो क्या निकाले हमने, इनके हाफ लाइफ पीरियड की, ये किस तरीके से डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, कैसे डिके हो रहे हैं, इनमें से रेडिएशंस कैसे निकल रही हैं, क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है। तो इसके बेसिस पे हमने रेडियो एक्टिविटी का डिकेइंग वाला निकाल लिया। प्लस हमने क्या करा, कुछ हमने कॉस्मिक रेज ली, उनका बम्बार्डमेंट कराया नाइट्रोजन एलिमेंट से, और नाइट्रोजन के बेसिस पे हमें क्या मिल गया, कॉस्मिक रेज से एक आइसोटोप मिला। आइसोटोप किसका मिला हमें, C14 कार्बन का मिला। कार्बन का जो आइसोटोप मिला, इस आइसोटोप्स की जो वैल्यू है वो 5770 होती है। इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, किसी भी डेड फॉसिल या किसी भी डिकेइंग ऑर्गेनिज्म की आप एज पता कर सकते हो। मतलब उसकी 50% एज जो है, मान के चलो कि अभी उसकी जो एज है वो मर गया, क्यों ऐसा होता क्यों है, C14 होता क्या है, C14 जो रहता है वो एटमॉस्फेयर से, ठीक है, हमारी जो एटमॉस्फेयर है ये पता लगाया गया है, हमारी एटमॉस्फेयर से हम क्या करते हैं, C14 को जो एक आइसोटोप का जो पता लगा वो हम क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। हम हो गए या प्लांट्स हो गए, ठीक है, ये सारे जो प्लांट्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये C14 के आइटम्स को एब्जॉर्ब करते हैं, किस में, टिश्यू में, ठीक है, किस में, इन टिश्यूज़ में, ठीक है। तो जब ये टिश्यूज़ में पाया जाता है, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा है तब तक वो C14 को एब्जॉर्ब करता रहेगा, लेकिन जैसे ही वो डेड हो गया तो C14 जो है वो थोड़ा थोड़ा क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो उस बेसिस पे हम मतलब उसका 25% मान के चलें तो उस बेसिस पे हम इस वैल्यू को रख कर हाफ लाइफ पीरियड निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन।